चलिए आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन के बारे में, जिससे कि जो राजधानी है वो शिफ्ट करने की जो बातें हैं वो चल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस खबर के मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम इस खबर में जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो राजधानी है वो शिफ्ट करने की जो बातें हैं वो चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे। और इंडोनेशिया ने भी इसी तरह प्रदूषण की वजह से अपनी जो राजधानी है वो शिफ्ट की थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर में चल रही जहरीली हवाओं के बारे में बात करेंगे, और लगातार AQI की 400 पार बरकरार जो बढ़ोतरी जो उसमें हो रही है उस पर भी बात करेंगे। तो खबर के बारे में बात करें तो दिल्ली पॉल्यूशन क्या जकार्ता की तरह शिफ्ट होगी देश की राजधानी। तो जो इन राज्यों कई जो राज्य हैं जो चर्चा में हैं, और जो जिनमें जो चर्चा है वो हो रही है कि जकार्ता की तरह जो राजधानी दिल्ली है वो चेंज हो सकती है। तो दिल्ली प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जो है वो राजधानी दिल्ली को कहीं और शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग चेन्नई को नई राजधानी बनाने का सुझाव दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि अहमदाबाद या तिरुवनंतपुरम में बेहतर विकल्प हो सकता है। मुख्य जो विषय है उस पर चर्चा करें तो इस खबर का मुख्य विषय तो मुख्य फोकस जैसे कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बन रहने वाले जो गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या पर है। यह प्रदूषण विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन जाता है। जो सर्दियों का समय होता है उस टाइम जो प्रदूषण है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, जो क्लाउड कटिंग होती है उसकी वजह से। संदर्भ की बात करें यानी कि जकार्ता से नुसांतरा, तो इस खबर में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की स्थानांतरण का उदाहरण दिया गया है। जकार्ता में प्रदूषण, अत्यधिक भीड़ और शहर के डूबने जैसी समस्याओं के कारण इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को एक नए शहर नुसांतरा में स्थानांतरित करने का जो फैसला है वो किया था। इस पॉइंट को इस न्यूज़ में जोड़ा गया है क्योंकि जो इंडिया की जो राजधानी है दिल्ली, उसको भी चेंज करने की जो बातें हैं वो चल रही हैं। राजधानी जो बदलने का आधार जो है वो क्या है, तो राजधानी बदलने का आधार कई आधारों पर हो सकता है जो एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। इन आधारों को मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले पर्यावरणीय और भौगोलिक जो आधार हैं उन पर बात करें तो प्रदूषण जब किसी राजधानी में वायु या जल प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए। वहीं भौगोलिक और जोखिम की बात करें तो शहर का बाढ़ग्रस्त होना, भूकंप की संभावना या समुद्र तल बढ़ने के कारण शहर के डूबने का खतरा होता है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण शहर का बार बार प्रभावित होना। सामाजिक और आर्थिक बदलाव आधार की बात करें तो सामाजिक आर्थिक किन आधारों पर जो राजधानी है वो बदलने का आधार माना जा सकता है, जैसे कि अत्यधिक भीड़। जब राजधानी में जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है जिससे बुनियादी सुविधाएं जैसे कि आवास, यातायात, बिजली, पानी पर दबाव बढ़ जाता है, तो बदलने के आधार जो है वो बढ़ जाते हैं। असमान विकास की बात करें तो एक ही शहर जैसे कि राजधानी में आर्थिक और सामाजिक विकास का अत्यधिक केंद्रित होना, जबकि देश के अन्य हिस्सों का पिछड़ा रह जाना भी आधार माना जा सकता है। ट्रैफिक और परिवहन की बात करें तो अत्यधिक ट्रैफिक जाम और खराब परिवहन व्यवस्था जिसमें नागरिकों की असुविधा होती है। राजनीतिक और रणनीतिक आधार की बात करें तो भू राजनीतिक कारण जैसे कि सुरक्षा कारणों या किसी सीमा से अत्यधिक निकटता के कारण राजधानी को स्थानांतरित करना हो सकता है। संतुलित प्रशासन की बात करें तो देश के विभिन्न क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व देने या प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से फैलाने के लिए केंद्र को स्थानांतरित करना हो सकता है। ये सभी कारण एक साथ मिलकर किसी देश को अपनी राजधानी बदलने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसा कि इंडोनेशिया ने जकार्ता में प्रदूषण और डूबने की समस्या के कारण किया था। दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की जा रही है, तो कुछ जो विचार हैं, औपचारिक जो विचार हैं जिनसे कि आए हैं
उनमें जो अन्य जो स्थान है वो शामिल हैं, जिनसे जो पता लगता है कि राजधानी जो है वो स्थानांतरित की जा सकती है, जैसे कि नागपुर और महाराष्ट्र। परंतु वर्तमान में दिल्ली से राजधानी को कहीं और स्थानांतरित करने की कोई आधिकारिक योजना या संभावना नहीं है। हालांकि समय समय पर बढ़ते प्रदूषण, आबादी के दबाव और अन्य समस्याओं के कारण यह सुझाव दिया जाता रहा है कि राजधानी को बदला जाना चाहिए। इसके लिए कई शहरों के नाम अनौपचारिक तौर पर सामने आए हैं, लेकिन ये सभी अटकलें मात्र हैं और इन पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। जैसे कि नागपुर और महाराष्ट्र का जो नाम है वो आया है, क्योंकि भौगोलिक रूप से भारत के केंद्र में होने के कारण नागपुर को एक संभावित विकल्प माना जाता है। दक्षिण भारत के कोई शहर की बात करें तो कुछ लोगों ने दक्षिण के बजाय दक्षिण भारत में एक नए राजधानी बनाने का जो सुझाव है वो दिया है। पुराना उदाहरण, या जैसे कि यह ध्यान रखना हम जरूरी मानते हैं, क्योंकि इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वापस दिल्ली ले आए थे। राजधानी को स्थानांतरित करना एक बहुत बड़ा और जटिल फैसला है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा और इसमें सालों का जो समय है वो लग सकता है। इसके लिए बहुत व्यापक राजनीतिक सहमति और योजनाओं की आवश्यकता होगी, जो कि अभी तक मौजूद नहीं है। दिल्ली अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ लंबे समय से देश की राजधानी रही है। इंडोनेशिया ने भी प्रदूषण के कारण अपनी जो राजधानी है वो बदली थी। इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से नुसांतरा में स्थानांतरित करने के मुख्य कारण जिनमें प्रदूषण के भी शामिल थे, जैसे कि अत्यधिक प्रदूषण। जकार्ता दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन के कारण यहाँ हवा और पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है। शहर के डूबने की बात करें तो भूजल के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण जकार्ता तेजी से डूब रहा है। अनुमान है कि 2050 तक शहर के कुछ हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की बात करें तो जकार्ता में अत्यधिक भीड़ भाड़ और गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या है, जिससे शहर की उत्पादकता और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को जो है वो प्रभावित होती है। बाढ़ के खतरे की बात करें तो शहर के डूबने और मानसून के कारण जकार्ता को लगातार बाढ़ का सामना करना पड़ता है। आर्थिक असमानता की बात करें तो नई राजधानी नुसांतरा को बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित करने का एक उद्देश्य देश के अन्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जकार्ता पर दबाव कम करना है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पीक पर है, उसके बारे में जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं। तो AQ के स्तर की बात करें तो AQ लेवल की, तो दिल्ली में प्रदूषण का अक्सर जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में होता है, विशेष रूप से सर्दी के मौसम में। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 से ऊपर चला जाता है। जहरीली हवा की बात करें, टॉक्सिक एयर की, तो विशेषज्ञों के अनुसार जल प्रदूषण अपने चरम पर होता है। तो दिल्ली की हवा इतनी खराब हो जाती है कि यह एक व्यक्ति के एक दिन में 10 से 11 सिगरेट पीने के बराबर है, जो स्वास्थ्य के लिए एक बहुत हानिकारक खतरा है। मुख्य कारणों की बात करें, मेन रीजंस की बात करें, तो दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, फसल अवशेष जलाना शामिल है। स्वास्थ्य पर असर की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो इस अत्यधिक प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन, गले में खराश और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 30 से 35 गुना अधिक हो सकता है। दिल्ली में AQI 400 के पार होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका मतलब क्या है। तो गंभीर श्रेणी में होता है, जो सीवर कैटेगरी में गंभीर श्रेणी में होता है, जैसे कि 401 से 500 के बीच के AQI को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में वायु गुणवत्ता सभी लोगों के लिए बहुत हानिकारक होती है,
खासकर पहले से फेफड़ों या हृदय संबंधी रोगियों से पीड़ित लोगों के लिए। स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो इस स्तर का प्रदूषण स्वस्थ लोगों में भी श्वसन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। यह फेफड़ों और हृदय रोग वाले लोगों पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव डालता है और हल्की शारीरिक गतिविधि के दौरान भी परेशानी हो सकती है। प्रदूषण और उनका जो असर है उसकी बात करें तो जब AQI 400 से अधिक होता है तो हवा में PM2.5, NO2 और O3 जैसी प्रदूषक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये कण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर मस्तिष्क में सूजन, कोशिकाओं को क्षति और मनोदशा संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारणों की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारण जैसे कि वाहनों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली में वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। वाहनों से निकलने वाला धुआं विशेष रूप से डीजल से बचने वाले वाहनों से हवा में हानिकारक कण छोड़ता है। पराली जलाने की बात करें तो सर्दियों के मौसम में पड़ोसी राज्यों जैसे कि पंजाब और हरियाणा में किसान अपनी फसलों के अवशेष यानी कि पराली जलाते हैं, जिसका धुआं हवा के साथ दिल्ली पहुंचता है और प्रदूषण को बहुत बढ़ा देता है। उद्योगों की बात करें तो दिल्ली और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं और कचरा भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। निर्माण कार्य की बात करें तो शहर में लगातार चलने वाले निर्माण कार्यों से उड़ने वाले धूल भी हवा को प्रदूषित करती है। कचरा जलाने की बात करें तो कूड़े के ढेर में आग लगाना या खुले में कचरा जलाना भी हवा में जहरीली कणों को फैलाता है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दिल्ली में भौगोलिक स्थिति भी एक कारण है। सर्दियों में हवा धीमी हो जाती है, जिससे प्रदूषक तत्व हवा में ऊपर नहीं आ पाते और सतह के पास जमा हो जाते हैं। पटाखे की बात करें तो दिल्ली जैसे दीपावली जैसे त्योहारों पर जलाए जाने वाले पटाखे भी वायु प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। पानी के प्रदूषण की बात करें तो यमुना नदी का प्रदूषक दिल्ली में पानी की गुणवत्ता को खराब जो है वो कर रहा है। इसमें बढ़ता अमोनिया और गाद जल शोधक संयंत्रों को प्रभावित करता है। दिल्ली के सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में बवाना जैसे का यह एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां कारखानों और कचरा जलाने से प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक रहता है। बाजीपुर की बात करें तो यह एक अन्य औद्योगिक क्षेत्र है जो गंभीर वायु प्रदूषण के लिए जाना जाता है। जहांगीरपुर की बात करें तो यह जो इलाका है यह भी प्रदूषण के लिए हॉट स्पॉट में से एक है। आनंद विहार की बात करें तो यह एक प्रमुख परिवहन हब और घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ अक्सर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में होती है। मुंदका की बात करें तो यह भी उन इलाकों में से एक है जहाँ प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। अशोक विहार की बात करें तो यह भी उन क्षेत्रों में शामिल है जहाँ प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है। विवेक विहार की बात करें तो यह इलाका भी प्रदूषण के मामले में संवेदनशील है। और नरेला की बात करें तो दिल्ली के बाहरी इलाकों में होने वाला कारण यहाँ भी प्रदूषण का स्तर जो है वो अधिक होता है। पंजाबी बाग जो है उसकी बात करें तो यह भी उन इलाकों में शामिल है जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर ज़्यादा होता है। रामाकृष्णपुरम की बात करें तो यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रदूषण अधिक रहता है। इन इलाकों में प्रदूषण के मुख्य कारण औद्योगिक इकाइयां, निर्माण कार्य, वाहनों का उत्सर्जन और कचरा जलाना है, जो वायु जो है उसको खराब गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं तो मुख्य रूप से कई प्रकार के जो प्रभाव हैं वो पड़ते हैं, जिनमें वायुमंडल में बदलाव और जलवायु परिवर्तन शामिल है। जीवाश्म ईंधन जलाने और औद्योगिक गतिविधि से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वायुमंडल में जमा हो जाती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जैसी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और जलवायु परिवर्तन होता है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो वायु में मौजूद प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के पानी के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा बनाते हैं। यह अम्लीय वर्षा मिट्टी, जंगलों, फसलों और जल निकायों को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत के क्षणक की बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में क्षणक होता है,
जिससे हानिकारक पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। मिट्टी का प्रदूषण और गुणवत्ता में कमी की बात करें तो औद्योगिक कचरा, कीटनाशक और अन्य प्रदूषक मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। प्रदूषित मिट्टी का सीधा असर फसलों की जो पैदावार है उस पर पड़ता है। जलवायु प्रदूषण और जलीय जीवन पर प्रभाव की बात करें तो औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट, सीवेज और जहरीली रसायन नदियां, झीलें और भूजल को प्रदूषित करते हैं। यह जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, जिससे मछलियां और अन्य जीवों की मौत हो जाती है। जैव विविधता के नुकसान की बात करें तो प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। अम्लीय वर्षा, मिट्टी का क्षणक और जल प्रदूषण वन्य जीवों के आवास को नष्ट करते हैं, जिससे जैव विविधता को गंभीर खतरा होता है। प्रकाश संश्लेषण पर असर की बात करें तो प्रदूषित हवा, विशेष रूप से धुआं, स्मोक, सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करती है। बढ़ते प्रदूषण से होने वाले गंभीर रोगों की बात करें तो हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद प्रदूषकों पर यह जो रोग हैं वो निर्भर करते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण से कई प्रकार के जो संबंधी जो रोग हैं वो पैदा होते हैं। जैसे कि श्वसन संबंधी रोगों की बात करें, सबसे पहले अस्थमा वायु में मौजूद प्रदूषक जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर अस्थमा का दौरा बढ़ा सकते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की बात करें, COPD, तो लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़े खराब हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस और वास्तस्फीति की बात करें तो फेफड़े और श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है। फेफड़ों का कैंसर की बात करें तो वायु प्रदूषण को फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख कारण माना गया है। निमोनिया और अन्य संक्रमणों की बात करें तो बच्चों में निचले श्वसन तंत्र के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग और रक्त संबंधी रोगों की बात करें तो दिल का दौरा और स्ट्रोक, वायु प्रदूषण से हृदय और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप की बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि BP जो है वो हाई होता है। हृदय संबंधी विकार की बात करें तो प्रदूषक तत्व दिल की अनियमितता, धड़कन यानी कि अतालता का कारण बन सकते हैं। तंत्रिका संबंधी जो और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं उनकी बात करें तो डेमेंशिया और अल्जाइमर। तो डेमेंशिया और अल्जाइमर रोग की बात करें तो शोध से पता चलता है कि प्रदूषक के संपर्क में आने से मनोभ्रंश और अल्जाइमर रोग का खतरा बढ़ जाता है। पार्किंसंस रोग की बात करें तो कुछ अध्ययनकर्ता जो है उन्होंने पार्किंसंस रोग और प्रदूषण के बीच संबंध जो है वो दिखाया है। अवसाद और चिंता की बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अन्य जो रोग हैं उनकी बात करें अन्य जैसे कि कैंसर, तो फेफड़ों के अलावा प्रदूषक को मूत्राशय, पेट और अन्य अंगों के कैंसर से भी जोड़ा गया है। मधुमेह की बात करें तो वायु प्रदूषण को टाइप 2 मधुमेह के बढ़ते जोखिम से भी जोड़ा गया है। प्रजनन संबंधी समस्याओं की बात करें तो यह प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है और गर्भपात या कम वजन के बच्चों के जन्म का कारण बन सकता है। जल प्रदूषण से होने वाले जो रोग हैं उनकी बात करें तो जल प्रदूषण से भी काफ़ी जो प्रकार के रोग हैं वो हो जाते हैं, जिनमें हैजा और टाइफाइड शामिल है। दूषित पानी में मौजूद बैक्टीरिया के कारण ये बीमारियां फैलती हैं। पेचिस और दस्त की बात करें तो ये रोग भी दूषित पानी से होने वाली आम संक्रमण है। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो यह दूषित पानी और खराब स्वच्छता के कारण होने वाला यकृत संक्रमण है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करें तो पेट और आंतों का यह संक्रमण दूषित पानी पीने से होता है।
मलेरिया की बात करें तो जल प्रदूषण से मच्छर पनपते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं। दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों की बात करें तो भारी धातुओं और रसायनों से दूषित पानी गुर्दे की क्षति और तंत्रिका संबंधी विकारों का कारण बन सकता है। मिट्टी और अन्य प्रदूषक रोगों की बात करें तो कर्क रोग, जैसे कि मिट्टी में मौजूद कुछ जहरीली रसायन जैसे सीसा कैंसर का कारण बन सकते हैं। त्वचा और आंखों में संक्रमण की बात करें तो दूषित पानी से नहाने से त्वचा और आंखों में जलन या संक्रमण हो सकता है। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित राज्यों की बात करें तो भारत में कई जो राज्य हैं वो अधिक दूषित माने गए हैं, जिनमें हम जैसे कि वर्ष 2024 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्यों का स्तर विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर अलग अलग रहा है। विशेष रूप से उत्तरी भारत के राज्य वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावित हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह भारत के सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। जनवरी जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई शहर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है, जैसे कि गाजियाबाद और नोएडा। हरियाणा की बात करें तो यह भी अत्यधिक प्रदूषित राज्यों में से एक है। जनवरी जून 2024 की अवधि में इस देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 3 शहर शामिल थे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवाड़ी और रोहतक जैसे शहर उच्च प्रदूषित स्तर के लिए जाने जाते हैं। बिहार की बात करें तो जनवरी 2024 में बिहार के कई शहर जैसे कि भागलपुर और हाजीपुर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में थे। सबसे प्रदूषित 10 शहरों में बिहार के 2 शहर भी शामिल थे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो राजधानी दिल्ली लगातार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। AQR की रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व में शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बताया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में श्री गंगानगर जैसे शहर भी उच्च प्रदूषण स्तर वाले शहरों की सूची में शामिल थे। मेघालय और असम भी इस श्रेणी में शामिल हैं। असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट को AQAir की 2024 की रिपोर्ट के में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इन राज्यों में प्रदूषण के मुख्य कारण जो है वो वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और विशेष रूप से उत्तर भारत में पराली जलाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषित देशों में भारत के स्थान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो स्थान है वो अलग अलग होता है। यहाँ 2024 की कुछ प्रमुख रिपोर्टों के जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि IQAir वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में हम भारत के बारे में जानें तो वायु प्रदूषण रैंकिंग। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। राजधानियों में प्रदूषण की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली लगातार 6वें वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो रिपोर्ट ने बताया है कि दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है और मेघालय का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर था। पिछले वर्ष की रिपोर्ट की तुलना की बात करें तो 2024 में भारत तीसरे स्थान पर था। 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था और 2024 में PS 2.5 के स्तर में 7% की गिरावट देखी गई, जिससे रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसिंग जो इंडेक्स रिपोर्ट है 2024, उसकी बात करें तो समग्र रैंकिंग, जैसे कि येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर रहा है। प्रदर्शन के कारण की बात करें तो भारत की यह निचली रैंकिंग उच्च उत्सर्जन, खराब वायु गुणवत्ता और जैव विविधता व आवास जैसे संकेतकों में कमजोर प्रदर्शन है उसके कारण है। उपलब्धि की बात करें तो हालांकि भारत में नए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण जलवायु परिवर्तन श्रेणी में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है।
बढ़ते प्रदूषण को कम करने के समाधानों की बात करें तो ये बढ़ता जो प्रदूषण है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो कई कारणों के आधार पर हम इस बढ़ते प्रदूषण का जो समाधान है वो निकाल सकते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकारी स्तर पर लागू किया जा सकता है। ये उपाय वायु, जल और मृदा प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने पर केंद्रित हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण को कम करने के अगर समाधानों की बात करें तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे निजी वाहनों के बजाय बस, मेट्रो, साइकिल या पैदल चलने का बढ़ावा देना चाहिए, जिससे गाड़ियों से निकलने वाला धुएं से में जो है वो कमी आए। वाहनों के रखरखाव की बात करें तो नियमित रूप से वाहनों का प्रदूषण जांच करवाना और उनका रखरखाव ठीक से करना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की बात करें तो सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी चाहिए। उद्योगों में नियंत्रण की बात करें तो रखरखाव की चिमनियां में फिल्टर और स्क्रब जैसे उपकरण लगाने चाहिए ताकि हानिकारक उत्सर्जन को रोका जा सके। पराली जलाने पर रोक की बात करें तो फसल कटाई के बाद पराली जलाने के कारण उसे खाद बनाने या अन्य उपयोगों में लाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पराली यानी कि जो हम धान करते हैं उससे बचने वाला जो भूसा वगैरह जो होता है उसको हम पराली कहते हैं। वृक्षारोपण की बात करें तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के अगर समाधानों की बात करें तो जल प्रदूषण को कई कारणों से समाधान जो है वो किया जा सकता है। जैसे सीवेज के उपचार की बात करें तो शहरी और औद्योगिक कचरे को नदियों और जल निकायों में छोड़ने से पहले उनका उचित उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सेप्टिक टैंक का उपयोग भी एक प्रभावी तरीका है। कृषि में सुधार की बात करें तो उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। खेत के कचरे को जल स्रोतों में बहने से रोकना चाहिए। घरेलू कचरे के निपटान की बात करें तो लोगों को घरेलू कचरा जैसे खाद्य तेल और रसायन सीधे नालियों में फेंकने से बचना चाहिए। रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग की बात करें तो जल का पुनः उपयोग करने की आदत अपनानी चाहिए और रिसाव को रोकना चाहिए। मृदा प्रदूषण को कम करने के जो समाधान है उनकी बात करें तो रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करें। जैसे कि रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग जो है वो हमको करना चाहिए। प्लास्टिक और उपयोग जो है उसको कम करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और उसके सही निपटान पर ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक कचरे का उपचार, औद्योगिक जो है वो कचरे उनके उपचार की बात करें तो उद्योगों से निकलने वाले ठोस कचरे और अन्य अपशिष्ट को मिट्टी में फेंकने से पहले उसका सही तरीके से उपचार करना चाहिए। जन जागरूकता की बात करें तो मृदा प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना ताकि वे टिकाऊ कृषि और अपशिष्ट निपटान की बेहतर प्रथाओं को अपनाएं। बात करें अन्य महत्वपूर्ण उपायों के बारे में तो 3R सिद्धांत का पालन करें। जैसे कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। ये इसका सिद्धांत जो है उसका पालन करना चाहिए। कचरा प्रबंधन की बात करें तो खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और कचरा प्रबंधन के लिए उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए। सरकारी नीतियों की बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाना और उनका प्रभावी ढंग से पालन करना आवश्यक है। धन्यवाद।